हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ई टाइप टी जंक्शन की, जिसमें हमने उनके लिए स्कैटरिंग पैरामीटर्स डिराइव किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एच टाइप टी जंक्शन की, और एच टाइप टी जंक्शन के लिए हम आज स्कैटरिंग पैरामीटर्स डिराइव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द एच टाइप टी जंक्शन, जिसको हमने इस डायग्राम में इलस्ट्रेट किया है। इस टी जंक्शन को हम एच टाइप टी जंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एच आर्म है, दिस एच आर्म इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन द वेवगाइड्स, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एच टाइप टी जंक्शन। किसी भी वेवगाइड से हमें एच प्लेन टी जंक्शन बनाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक हमारा नॉर्मल वेवगाइड होता है। इस वेवगाइड्स में हम एक रेक्टेंगुलर स्लॉट कट करते हैं एंड दैट स्लॉट इज कट अलोंग द विड्थ ऑफ द मेन वेवगाइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मेन वेवगाइड के विड्थ के अलोंग हमने एक कट किया, और इस कट के अलोंग जब एक दूसरा वेवगाइड कनेक्ट किया जाता है, देन इट फॉर्म्स एच टाइप टी जंक्शन। और ये जो साइड आर्म जो हमने इस मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड के साइड में हमने कनेक्ट करी है, इस साइड आर्म को हम एच आर्म कहते हैं। और मेन वेवगाइड के जो दो पोर्ट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं को प्लेनर पोर्ट्स। सो इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि यह एच टाइप टी जंक्शन एक 3 पोर्ट डिवाइस है, जिसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 तो मेन वेवगाइड में, एंड पोर्ट 3 जो होता है, जो हमने एडिशनल वेवगाइड स्लॉट हमने मेन वेवगाइड में कनेक्ट किया है, उसका जो पोर्ट होता है, दैट इज टर्म्ड एज द पोर्ट नंबर 3. So these port 1 and port 2 are called the coplanar ports, and this is the construction of the H-type T junction. अब क्योंकि हम यहाँ पे यह देख सकते हैं कि H प्लेन T की जो सभी आर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में लाई कर रही है। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड गेट्स डिवाइड इटसेल्फ इनटू द आर्म्स, और इसीलिए हम इसको एक करंट जंक्शन भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे अलग अलग पोर्ट के करस्पॉन्डिंग जब हम इनपुट देते हैं, तो करस्पॉन्डिंग पोर्ट में आउटपुट के लिए फील्ड पैटर्न को हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यह कह रहे हैं कि यदि हमने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को टर्मिनेट कर दिया है, और ये टर्मिनेशन आइडेंटिकल लोड्स के द्वारा किया गया है, तो उस केस में जो पोर्ट 3 है, उससे आने वाली पावर it will be equally divided towards each load in phase. तो उस केस में ये जो पावर आएगी, पोर्ट 3 से जो पावर आएगी, वो हर एक पोर्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी एंड इट विल बी इन फेज। लेकिन पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में यदि इक्वल एम्पलीट्यूड के हम पावर यहाँ फेड करते हैं, तो उस केस में ये पावर कंबाइंड हो जाती है और थर्ड पोर्ट में से बाहर आ जाती है। सो जब हम यहाँ पे इस एच प्लेन टी के लिए फील्ड पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में अगेन हम यहाँ केवल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को शो कर रहे हैं, जिसमें अब हम आगे यहाँ इस एच प्लेन टी के लिए हम अलग अलग पोर्ट के लिए दिए गए इनपुट के करस्पॉन्डिंग मिलने वाले आउटपुट को हम यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो these are the field patterns showing for the electric fields in H type T junction, जिसमें हमने 4 केसेस की बात करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक क्रॉस ड्रॉ किया है। दिस क्रॉस, ईच क्रॉस इंडिकेट्स एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और कहीं कहीं हमने डॉट भी रिप्रेजेंट किया है। ये जो डॉट है, दिस डॉट इज इंडिकेटिंग एन ई लाइन, इट इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। So 2 केस हम यहाँ देख रहे हैं। When it is moving away the observer, we have used cross symbol, and for talking about the case of the E line which is moving toward the observer, it is represented by the dot. So first of all, I am talking about this figure 1.
सो इस फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट आउटपुट को हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज अ 3 पोर्ट डिवाइस, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड दिस इज द पोर्ट 3। यहाँ पे हमने इसको आर्म नाम दिया है, दिस इज द आर्म ए, दिस इज आर्म सी एंड दिस इज द आर्म बी। जब हमने यहाँ पे आर्म बी में हमने इनपुट फेड किया है, व्हेन द सिग्नल इज फेड इनटू द आर्म बी, उस केस में हमें आउटपुट मिलेगा आर्म ए और आर्म सी में। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों से जो हमें आउटपुट मिल रहा है दैट फेज इज बोथ आर ऑब्टेन्ड इन फेज विद ईच अदर, सो दे आर इन फेज विद ईच अदर। सो यहाँ से हमने इन दोनों के लिए आउटपुट को ड्रॉ किया है। जब हम सेकेंड फिगर को पॉइंट आउट करते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट दिया है आर्म ए में और आर्म सी में, मीन्स हमने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में सिग्नल फेड किया है और उस केस में हमें पोर्ट 3 या आर्म बी से हमें इनपुट मिल रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में दोनों फील्ड्स जो हमने फील्ड आर्म ए और आर्म सी पर दिया था उससे करस्पॉन्डिंग दोनों फील्ड्स एड अप हो रहे हैं और दोनों एड ऑन होके एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें मिल रहा है आर्म बी पे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे आर्म ए और आर्म सी में जो सिग्नल फेड किया है उनका जो फेज है दैट इट इज अ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, उस केस में हमने फिगर 3 के द्वारा हमने उसको रिप्रेजेंट किया है कि हमने यहाँ पे आर्म ए और आर्म बी में जो सिग्नल दिया है दोनों सिग्नल एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो उस केस में हमें कोई भी सिग्नल आउटपुट यानी कि पोर्ट 3 या आर्म बी में नहीं मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दोनों अपोजिंग फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट फिगर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आर्म केवल सिंगल आर्म ए में हमने इनपुट दिया है, तो उस केस में आर्म बी और आर्म सी में हमें कैसा आउटपुट मिलता है। So you can see here when a signal is fed into the A arm only, in that case output will be obtained from both the arm B and C. हाँ, अगर हम इसका उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब हम क्या करें, पोर्ट 2 पर इनपुट दें और पोर्ट 1 पे और पोर्ट 3 पे आउटपुट हमें उस केस में भी मिलेगा। हाँ, अगर हम यह कहते हैं कि आर्म C पर हमने इनपुट फेड किया है, उस केस में भी हमें आर्म ए और आर्म बी पर आउटपुट हमें यहाँ मिलता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि पावर डिवाइड होता है इस यहाँ पे, साथ ही करंट भी डिवाइड होता है। और ये डिवाइडेशन हम कहाँ देख रहे हैं, मेन आर्म और सेंट्रल आर्म में देख रहे हैं, विच इज सिमिलर टू द डिवीजन ऑफ द करंट इन अ पैरेलल सर्किट। हम देखते हैं ना कि जैसे किसी पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे पावर और करंट का डिवीजन हो रहा है मेन और सेंट्रल आर्म में, और इसलिए हम इस टी को हम पैरेलल और शंट टी भी कहते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने बात करी है एच प्लेन टी के लिए डिफरेंट फील्ड पैटर्न्स की व्हेन इनपुट आर फेड एट डिफरेंट पोर्ट्स। अब हमें यहाँ इस एच प्लेन टी के लिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए स्कैटरिंग पैरामीटर्स फाइंड आउट करनी है। So now with the help of the scattering matrix to understand about the properties of H plane T, some parameters will be evaluated with this help. So हम यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि H plane T एक 3 पोर्ट डिवाइस है और 3 पोर्ट डिवाइस के लिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स it will be a square matrix. So scattering matrix S will be the S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33. अब हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, कुछ हम इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को हम यूज में ले रहे हैं। सो फ्रॉम दिस सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ एस मैट्रिक्स की सिमेट्री प्रॉपर्टी यह कहती है कि Sij इज इक्वल्स टू दी Sji। इसका मीनिंग क्या है कि यदि हमने पोर्ट के टर्मिनल चेंज कर दिया, यानी 1 2 कर दिया और 2 से 1 कर दिया, इट मीन्स S12 will be the S21, S13 will be the S31 and S23 will be equal to the S32। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द जंक्शन। उस केस में
S13, it will be equal to the S23. अब क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि port 3 जो है that is a perfectly matched to the junction, उस केस में S33 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हमने S मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से जो हमने S पैरामीटर सिंप्लीफाई किए हैं, इन पैरामीटर्स को हम इस स्कैटरिंग मैट्रिक्स में रिप्लेस करेंगे तो हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैट्रिक्स मिलती है। So now by substituting these as parameters values in this equation, we will get the S matrix in this form, that is the S11, S12, S13, S12, S22, S13, S13, S13 and this is 0. अब हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व करेंगे by using the unitary property, and unitary property says that S multiplied by the complex conjugate of S gives a unitary matrix. So using the value of the scattering matrix in this equation, we will get this type of the equation. जब हम इस इक्वेशन को यानी यूनिटरी प्रॉपर्टी के लिए जब हम इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमने रिस्पेक्टिवली कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे यूज में ली है, जैसे कि R1 C1, यानी कि जब हम रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल बी हैविंग द इक्वेशन नंबर 16 एज mod of S1 square plus mod of S12 square plus mod of S13 square will be equal to the 1. सिमिलरली जब हम R2 और C2 का प्रोडक्ट देखते हैं, सो मीन्स रो 2 और कॉलम 2 का प्रोडक्ट जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा mod of S12 square plus mod of S22 square plus mod of S13 square, that is equals to the 1. Now when we take the product of the R3 into the C1, row 3 multiplied by the column 1, in that case S13 multiplied by the S11 complex conjugate plus S13 multiplied by S12 complex conjugate, it will be equal to the 0. और जब हम लास्ट में देखते हैं प्रोडक्ट R3 into C3, so this is the R3 and this is the C3, then we will be having the mod of S13 square plus mod of S13 square, it will be equal to the 1. So जब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 16 से इक्वेशन नंबर 19 जो इक्वेशंस हमने राइट अप की हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम S मैट्रिक्स के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमने देखी है इक्वेशन नंबर 19। इक्वेशन नंबर 19 में हम देख सकते हैं दैट ट्वाइस ऑफ द mod of S13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 1. It means it provides us the value of the mod of S13 that will be equal to the 1 upon under root 2. Further, जब हमने इक्वेशन नंबर 17 और इक्वेशन नंबर 16 को कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं S12 इज इक्वल टू दी S12, S13 इज इक्वल टू दी S13, बट जब हम यहाँ देख रहे हैं S11 mod of S11 स्क्वायर इज इक्वल टू दी mod of S22 स्क्वायर, यहाँ से हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलती है दैट गिव्स S11 इज इक्वल टू दी S22. फर्दर अब हम इक्वेशन नंबर 18 को सॉल्व कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 18 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें S13 इज अ कॉमन इन बोथ द टर्म्स, सो S13 कैन बी टेकन आउट as can be written as S13 bracketed of S11 complex conjugate plus S12 complex conjugate, that is equals to the 0. Now since S13 cannot be equal to the 0, so in that case S11 complex conjugate plus S12 complex conjugate will be equal to the 0, or rearranging we will get S11 complex conjugate is equal to the minus S12 complex conjugate, or it could be written as S11 is equal to the minus S12. So यहाँ से हमने कुछ पैरामीटर्स के लिए सॉल्व किया और जब हमने इन पैरामीटर्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म को इक्वेशन नंबर 16 में पुट किया, एंड इक्वेशन नंबर 16 वाज दिस mod of S11 square plus mod of S12 square plus mod of S13 square is equals to the 1. इस इक्वेशन में जब हमने S13 और S22 की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है तो हमें एक सिंप्लीफाई इक्वेशन मिलती है दैट गिव्स अस 2 of mod of S11 square that is equals to the 1 upon 2, or S11 is equals to the 1 upon 2. फर्दर अभी हमने यहाँ देखा है दैट S12 is equals to the minus S11 और S12 की वैल्यू क्या होगी, फिर माइनस 1 अपॉन 2 होगी, और S22 की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 2. तो यहाँ से जब हमने इन पैरामीटर्स को हमारी S मैट्रिक्स के फॉर्मूले में पुट किया तो हमें एक सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स मिलती है दैट मैट्रिक्स ऑफ S इज इक्वल टू द S11, S12, S13, S12, S22, S13, 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 0.
तो सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स हमें मिल रही है इक्वेशन नंबर 24 की टर्म में। फर्दर जब हमें यहाँ पे पावर पैडअप के लिए हमने करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखना है, तो इस इक्वेशन के लिए एज वी नो दैट B इज इक्वल्स टू द S ऑफ A, यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग वेव के लिए हमने इन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया था। सो उस केस में हम लिख सकते हैं दैट B1 B2 B3 इट विल बी इक्वल्स टू दी 1/2 माइनस 1/2 1/√2 माइनस 1/2 1/2 1/√2 एंड 1/√2 1/2 0 A1 A2 A3। फर्दर हमें यहाँ पे किसी दिए गए इनपुट वेव के लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट को हमें यहाँ स्टडी करना है, तो इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हुए उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें 3 इक्वेशंस मिलती है एंड दोज 3 इक्वेशंस आर लाइक एज B1 विल बी इक्वल्स टू दी, यहाँ से आप देख सकते हैं B1 विल बी इज इक्वल्स टू द A1/2 minus A2/2 plus A3/√2, B2 will be is equals to the minus A1/2 minus A2/2 plus A3/√2 and B3 will be is equals to the 1/√2 A1 plus A2/√2। अब हम यहाँ पे एच प्लेन टी के लिए वेरियस कंडीशंस को हम यहाँ स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रही हूँ कंडीशन 1 की, और इस कंडीशन 1 के लिए हम यह कह रहे हैं कि इफ A3 is equals to the 0 है। देखिए if A3 is not equals to the 0, A3 not equals to 0 होने का मतलब देखिए A को हमने बोला था इनकमिंग वेव जो कि किसी भी पॉट पे दी जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और जो इसका सबस्क्रिप्ट थर्ड है इसका मतलब यह है कि हम उस पॉट नंबर की बात कर रहे हैं। तो if we are taking the case of the A3 not equals to the 0, it means that इनपुट गिवन टू पॉट 3 ओनली, कि हमने केवल पॉट 3 पर इनपुट दिया है और A1 A2 हम 0 ले रहे हैं, और A1 A2 0 लेने का मतलब ये है कि हमने पॉट 1 और पॉट 2 पे कोई भी इनपुट नहीं दिया है। जब हम इन वैल्यूज को हमारे इक्वेशन नंबर 25, 26 और 27 में पुट करते हैं तो हमें B1 की वैल्यू मिलती है A1/√2 A3/√2, B2 की वैल्यू मिलती है A3/√2 एंड B3 की वैल्यू मिलती है 0। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने अभी इनपुट दिया है केवल पॉट 3 पे, पॉट 1 और 2 पे हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने पॉट 3 पर इनपुट दिया है उस केस में पॉट 1 और पॉट 3 से पावर आ रहा है, जो दोनों का कितना आप देख सकते हैं दोनों का अमाउंट इक्वल है, जितना पॉट 1 से आ रहा है उतना ही पॉट 2 से आ रहा है। अब अगर हम क्योंकि हमने कह रहे हैं कि P3 जो है दैट इज द पावर विच इज द इनपुट एट पॉट 3, उस केस में पॉट 1 और पॉट 2 दोनों पे पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम यह लिख सकते हैं P1 बराबर क्या होगा, P2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम यह कह रहे हैं कि जो पॉट 3 पर हमने पावर दिया था वो क्या था, P3, और ये किस में डिवाइड हो गया है, P1 प्लस P2 में, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2P1, या फिर हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू 2P2 के इक्वल हो जाती है। तो हम यह कहते हैं कि इस केस में कि जब हमने पॉट 3 पर इनपुट दिया है तो पॉट 1 या पॉट 2 से आने वाले पावर के अंदर जो होता है वो 3 dB कम हो जाता है। तो इसीलिए हम यह कहते हैं कि एच प्लेन जो टी होती है उसको हम डीबी स्प्लिटर भी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है यह कि जब हमने एक पर्टिकुलर पॉट पर इनपुट प्रोवाइड किया तो उसमें 3 dB का रिडक्शन हो जाता है। सो इसीलिए हम इसे डीबी स्प्लिटर भी कहते हैं। सो एच प्लेन टी जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डीबी स्प्लिटर। अगर हम यह कह रहे हैं TE10 मोड की हम बात कर रहे हैं एंड इट इज प्रोपोगेटेड टू अलाउ टू दी पॉट 3, उस केस में पॉट 1 और पॉट 2 पे मिलने वाले आउटपुट के फेज में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, और पॉट 1 और पॉट 2 से आने वाले पावर के लिए हम यह लिख सकते हैं दैट P1 बराबर होगा P2 एंड दैट इज इक्वल टू दी 10 log of 10 P1 अपॉन P3। देखिए P3 की वैल्यू किसके बराबर आई थी, 2P1 के इक्वल आई थी, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया एंड 10 log 10 की वैल्यू क्या मिलती है 1/2, और 1/2 को हम जब सॉल्व करेंगे माइनस 10 log 2। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉट 1 और पॉट 2 पे जो पावर आ रही है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, -10 मल्टीप्लाइड बाय दी 0.3010 मीन्स -3 dB, यानी हमने यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है कि उसमें इतना रिडक्शन हो गया है। सो हम यहाँ पे इसीलिए हम इसको एच प्लेन टी को हम कहते हैं डीबी स्प्लिटर भी हम कहते हैं। सो ये अभी हमने बात की थी एक पर्टिकुलर कंडीशन की। अब हम दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, इफ A1 इज इक्वल टू द A2 इज इक्वल टू द A। कहने का मीनिंग यह है कि हमने पॉट 1 और पॉट 2 दोनों पर हमने इक्वल
मैग्नीट्यूड के इनपुट को फेड किया है और A3 बराबर 0 यानी पोर्ट 3 पर हमने किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं दिया है। जब हम इन वैल्यूज को हमारी 25, 26 और 27 इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें B1, B2, B3 की वैल्यू मिलती है। तो B1 हमें मिलता है 0, B2 मिलता है 0 और B3 की वैल्यू मिलती है A/√2 प्लस A/√2। तो उस केस में हमने यह देखा कि जब हम पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे इनपुट फीड करते हैं उस केस में हमें पोर्ट 3 पे इन दोनों पोर्ट से आने वाले इनपुट का एडिशन हमें मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से एक फेज में कंबाइन होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी है एच प्लेन टी की, उसके कंस्ट्रक्शन की हमने बात करी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया है और फर्दर हमने दो कंडीशंस के लिए हमने उनके करस्पॉन्डिंग मिलने वाले आउटपुट को स्टडी किया है। थैंक यू सो मच।